हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जियो वॉलपेन में। और मैं हूं लोकेश प्रजापति। लास्ट वीडियो सेशन में हमने पढ़ा संभववाद, नव निश्चयवाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद में अंतर और प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण। इस बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। अब आज हम अपने वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं और वो है समय के गलियारे से मानव भूगोल या मानव भूगोल के विकास की क्रमिक अवस्था है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम पिछला कुछ जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा था कि मानव प्रारंभिक अवस्थाओं में कैसा था, आदिम था। उसको तकनीकी जो स्तर था बहुत ही उसका कम था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने प्रौद्योगिकी स्तर को बढ़ाया, प्राकृतिक नियमों की समझ की और वह आदिम मानव से क्या बन गया, आधुनिक मानव बन गया। और उसने अपने भौतिक पर्यावरणीय जो तत्व थे उनका उपयोग करते हुए सांस्कृतिक जो और सामाजिक जो पर्यावरण है उसका विकास किया। इसका मतलब आदिम से आधुनिक आने तक मानव ने कई सारी अवस्थाएं पार की। इसी क्रम में जो मानव भूगोल है उसका भी क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। प्रारंभिक अवस्थाओं में मानव भूगोल का वर्णन और पढ़ने की अलग विधियां थी और जब धीरे धीरे जब वर्तमान युग में मानव भूगोल को पढ़ने की विधियों में विकास हुआ और उनके जो उपागम या अध्ययन की जो विधियां हैं उनमें भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से मानव भूगोल के विकास में अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। हम यहाँ पर ये चार कॉलम बना रहे हैं। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है समय अवधि, मतलब किस समय अवधि की हम बात कर रहे हैं। तीसरा कॉलम है उपागम। उपागम मतलब क्या होता है, अध्ययन की विधि, मतलब किस विधि से हमने मानव भूगोल का अध्ययन किया या मानव भूगोल का वर्णन किया या हम मानव भूगोल का वर्णन करते थे। और उस विधि का प्रमुख लक्षण क्या था, मतलब उस विधि में हम क्या पढ़ते थे, इन सब का हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आरंभिक उपनिवेश युग। ठीक है, आरंभिक जो उपनिवेश युग है इसका मतलब क्या है, प्रारंभ में जो युग था उपनिवेश। उपनिवेश का शब्द का अर्थ शायद आप लोग समझते होंगे कि जब एक देश दूसरे देश का बना रहे थे, गुलाम बना रहे थे। अर्थात जैसे कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमें गुलाम बनाया, उन्होंने श्रीलंका को गुलाम बनाया, कई सारे देशों को गुलाम बनाया। जब एक दूसरे देश को गुलाम बना रहे थे, अपना उपनिवेश बना रहे थे, उस युग की बात है आरंभिक उपनिवेश युग। इस युग में जो मानव भूगोल के अध्ययन की या वर्णन की जो विधि थी वो कौन सी थी, अन्वेषण व विवरण। ये अन्वेषण क्या होता है, अन्वेषण का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना और फिर उसकी खोज करके क्या करते थे, उसका वर्णन करते थे। इस प्रकार से मानव भूगोल का अध्ययन या वर्णन किया जाता था। इसमें क्या कहा गया, साम्राज्यिक और व्यापारिक रुचियों के कारण नए प्रदेशों की खोज शुरू हुई और उनका वर्णन किया जाने लगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जब लोग साम्राज्य मतलब जो बड़े बड़े राजा होते थे, जैसे मुगल आए हमारे यहाँ पर, अफगानी आए हमारे यहाँ पर, ब्रिटिशर्स आए हमारे यहाँ पर, कई सारे राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, वहां का राजपाट का छीन लेते थे। तो बड़े बड़े जो साम्राज्य लोग थे, मोहम्मद गौरी है, गजनवी, ये लोग आए हमारे यहाँ पर आए। तो ये यहाँ पर आए या उनके साथ कई सारे और भी लोग आए, यात्री भी आए, कई लोग घूमने आए या फिर लोग व्यापार की दृष्टि से, जैसे अंग्रेज लोग किस लिए आए थे, फ्रांस के लोग क्यों आए थे हमारे भारत में, व्यापार करने आए थे। तो व्यापार की दृष्टि से लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर गए और जब वो वहां गए तो उन्होंने एक नए प्रदेश की खोज की और जब नए प्रदेश की खोज की तो उन्होंने उसका वर्णन करना शुरू किया। तो ये जो उपागम हमको कहलाता है अन्वेषण व विवरण। जैसे कि वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज की, कोलंबस जिसने घूमते घूमते अमेरिका की खोज की। ऐसे हम बात करें कि चीनी यात्री हेनयांग जो इंसान था अपना, वो भी अपने भारत आए थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में काफी प्रचार किया। तो उन्होंने भी क्या किया, भारत आए
और उन्होंने भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की संस्कृति है, उसको जाना और उसका वर्णन करना शुरू किया। तो इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो साम्राज्यी लोग थे, जो राजा लोग थे, वो एक दूसरे के आक्रमण करते थे, या व्यापारी व्यापार करने आते थे, या लोग यात्री जब घूमने आते थे तो वो नए उनको अचानक उनको एक नए प्रदेश की खोज हो जाती थी, और खोज होने के बाद वो उसका वर्णन करना शुरू कर देते थे। तो ये जो विधि है वो कहलाती है अन्वेषण व विवरण। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी विधि, जिसका नाम क्या है, उत्तर उपनिवेशन। यानी कि ये वह काल है धीरे धीरे उपनिवेश युग खत्म हो रहा था, और इस अवधि में जो उपागम की विधि थी वो अन्वेषण व विवरण से क्या हो गई थी, प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण, एनालिसिस, मतलब पृथ्वी को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित करके प्रत्येक प्रदेश के सभी पक्षों का अध्ययन किया जा रहा था, क्योंकि उनका यह मत था कि प्रदेश का हम एक बार अध्ययन कर लेंगे तो वो पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को समझने में क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। मतलब मैंने मान लो पृथ्वी को कई सारे छोटे छोटे प्रदेशों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब हमने एक कोई प्रदेश ले लिया और उस प्रदेश का हमने सभी चीजों का अध्ययन कर लिया, जैसे कि उसकी जलवायु, उसकी मिट्टी, ठीक है, उसके पठार, उसके पर्वत, वहां की सांस्कृतिक जो कल्चर है, जैसे कि वहां की भाषा, रहन सहन, खान पान, कैसे लोग हैं, इन सब के अध्ययन में उस प्रदेश का कर लिया, सभी पक्षों का अध्ययन कर लिया। अब इस पक्ष का अध्ययन करने के बाद हम पृथ्वी के बाकी जो संपूर्ण भाग है उसका अध्ययन करने में हमें इससे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो इसको क्या कहते हैं, प्रादेशिक विश्लेषण। यानी कि हम पृथ्वी को कई छोटे छोटे प्रदेशों में बांट देते हैं और प्रत्येक प्रदेश का हम क्या करते हैं, उसके सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक प्रदेश के सभी पक्षों का, जैसे कि मैं एक और उदाहरण ले सकते हैं कि मैंने मान लो कि पृथ्वी को महाद्वीप में बांट दिया, तो हम पहले एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप की जलवायु, एशिया महाद्वीप के भौगोलिक जो अपने पर्यावरण उसका सबका अध्ययन करें। फिर एशिया के लोग कैसे हैं, एशिया में भाषा कैसी है, एशिया के लोग क्या रोजगार करते हैं, वहाँ का कल्चर कैसा, वहाँ कौन सी नदियां हैं, वहाँ पर कौन से नहर है, कौन से डैम है, हो गया एशिया महाद्वीप। फिर हमने उत्तर अमेरिका महाद्वीप का इस प्रकार से कर लिया, फिर हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कर लिया। तो इस प्रकार से हम प्रादेशिक विश्लेषण में प्रत्येक प्रदेश का अध्ययन करते हैं, ताकि और यह जो प्रदेश हम अध्ययन कर रहे हैं इससे हमें संपूर्ण पृथ्वी को समझने में सहायता मिलती है। तो ये कौन सा युग था, उत्तर उपनिवेश युग। अब हम बात करते हैं तीसरा, अंतर युद्ध के बीच 1930 का दशक। तो गाइस ये जो युग था ये वो युग था जब हम भी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हम भी अपने अंग्रेजों के गुलाम थे, और इस वक्त जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसकी नींव पड़ चुकी थी, आपस में बड़े बड़े देश लड़ रहे थे। तो ये अंतर युद्ध के बीच 1930 का दशक था। इस दशक में मानव भूगोल के जो धीरे धीरे जो अध्ययन की विधियां थी वो अन्वेषण से प्रादेशिक हुई, तो प्रादेशिक विश्लेषण से क्या हुई, क्षेत्रीय विवेचन में परिवर्तित हो गई। तो कुछ भूगोलवेताओं ने इस विधि को अपनाने के लिए जोर दिया कि हमें प्रादेशिक विश्लेषण ना करके क्षेत्रीय विवेचन करना चाहिए। इसमें क्या होता था, प्रदेश के विशेष गुणों को ढूंढना और उन गुणों के आधार पर अन्य प्रदेशों से भिन्नता करना या भिन्नता ढूंढना। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि किसी भी प्रदेश के, सभी प्रदेशों के सामान्य की बात करें कि सभी प्रदेशों में इतनी बरसात होती है, इतनी जलवायु है, ऐसी मिट्टी है, ये सब तो हमने सामान्यकरण की बात है। लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी प्रदेश का कोई ना कोई विशेष गुण तो होता है ना। जैसे कि हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की विशेषता क्या है, वहां पर बड़े बड़े पर्वत। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विशेषता क्या है, वहां पर मरुस्थल है, ठीक है। तो किसी न किसी प्रदेश की कोई ना कोई विशेषता होती है, तो प्रदेश के कोई विशेष गुण और उस विशेष गुण के आधार पर अन्य प्रदेशों से इसकी तुलना। तो ये जो विधि कहलाती है क्षेत्रीय डिफरेंस, विभेदन करना। तो क्षेत्रीय विभेदन, इसमें तो हम एक प्रदेश के सभी तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं,
पहले तो एक प्रदेश के विशेष गुण देखें और उस प्रदेश के गुण का दूसरे प्रदेश से क्या करें, तुलना करें। जैसे हम और उदाहरण ले सकते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नाम सुनते ही क्या आता है, वहां पर गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर बड़े बड़े क्या होंगे, जो अपने चीनी मिल्स होंगी, चीनी की फैक्ट्रियाज होंगी। इसी प्रकार से हम बात करें हरियाणा की, पंजाब की, वहां पर क्या है, वहां पर काफी हरियाली है क्योंकि वहां पर काफी नहरें और नदियां है, वहां पर काफी बड़े स्तर पर खेती होती है। तो ये दोनों क्षेत्रों में क्या हो गया, विभेदन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके छोटे से उदाहरण से और समझ सकते हैं। जैसे हम बात करें छोटा नागपुर पठार और दामोदर घाटी। अब छोटा नागपुर पठार और दामोदर घाटी से हमारे दिमाग में क्या, छोटा नागपुर पठार की हम पहले भौतिक स्थलाकृति की बात करें। छोटा नागपुर पठार में क्या क्या होगा, पठार भी तो पठार होंगे, पठार है और वहां पर क्या है, काफी सारे क्या है, खनिज संसाधन है। अब खनिज संसाधन है तो ये कौन सा पठार है, छोटा नागपुर, तो खनिज संसाधन होंगे तो वहां पर क्या होगा, खनन होगा, वही नहीं होगा। अब हम बात करें दामोदर घाटी की, तो घाटी का मतलब जहाँ नदियां जो बीच में बह रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, नदी घाटी होगी, और नदी घाटी होगी तो वहां पर जब पानी नदी बहुत तेजी से बहेगा तो वहां पर क्या होगा, अपर्दन। तो दोनों की भौतिक स्थलाकृति में अंतर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, दोनों क्षेत्रों का क्या हो गया, विभेदन हो गया, दोनों प्रदेशों का विभेदन हो गया। हमने इन दोनों में क्या कर दिया, अंतर कर दिया भौतिक स्थलाकृति के आधार पर। अगर हम सांस्कृतिक स्थलाकृति की बात करें तो यदि वहां पर खनिज है तो वहां पर खनिज होगा तो क्या होगा, वहां पर खनन होगा, और जब वहां पर खनन होगा तो ऑब्वियस बात है वहां पर कोई ना कोई क्या होंगे, उद्योग होंगे, और जब उद्योग होंगे तो वहां पर परिवहन होगा, फैक्ट्री होंगी, वहां पर लोगों को रोजगार अच्छा मिलेगा, तो वहां पर खनन भी होगा, वहां पर उद्योग होंगे, जैसे वहां पर लोग जो अपने धातु है वो काफी अच्छा मिलता है, तो वहां पर खनन के द्वारा वहां पर लोह इस्पात उद्योग अपने हैं छोटा नागपुर जो पर्वत छोटा नागपुर जो पठार है वहां पर मिलेंगे। तो ये इसकी क्या होगी, सांस्कृतिक विशेषता। ठीक है, जबकि दामोदर घाटी की जो सांस्कृतिक विशेषता क्या है, नदी है, नदी है तो वहां पर क्या है, नदी है तो काफी सारा पानी है, तो पानी तो लोग क्या करते हैं वहां पर, कृषि कर रहे हैं, कृषि के साथ सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई होगी तो वहां पर नहरें भी होंगी, वहां पर नहरें होंगी तो वहां पर बांध भी होंगे, और जब बांध है तो बांध है तो वहां पर हम क्या बना सकते हैं, जल विद्युत भी बना सकते हैं। तो ये वहां की क्या होगी, विशेषता। सामान्य बात है खेती यहाँ भी होती होगी, खेती यहाँ भी होती होगी, है ना, लेकिन एक विशेषता क्या है कि यहाँ पर मुख्य रूप से ज्यादा खेती होती है, सिंचाई होती है, बांध है और जल विद्युत है। और यहाँ पर क्या है, इसकी विशेषता क्या है, छोटा नागपुर पठार की, कि यहाँ पर खनन होता है, खनन तो यहाँ पर क्या है, लोह इस्पात उद्योग है, दोनों में अंतर हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय विभेदन। आपको समझ आई। तो ये तीन जो विधियां हैं, आरंभिक, निवेशिक, जिसमें अन्वेषण व विवरण के द्वारा उत्पादन होता है, इसके अंदर जो राजा होते थे या व्यापारी जो रुचियों की वजह से या नए नए प्रदेशों में घूमते थे, और राजा थे वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जाते थे, जिसकी वजह से उनको नए प्रदेशों की खोज होती थी और वो उसका वर्णन करते थे। जबकि उत्तर उपनिवेश में इन्होंने क्या किया कि पृथ्वी को कई सारे प्रदेशों में बांट दिया और प्रत्येक प्रदेश के सभी तत्वों का अध्ययन करने लगे। इससे संपूर्ण पृथ्वी को समझने में सहायता मिलती है। और अंतर युद्ध में के बीच 1930 का दशक था, इसके अंदर जो उत्पादन की विधि है वो क्या थी, क्षेत्रीय विभेदन। इसमें किसी क्षेत्र के विशेष गुणों को ढूंढते थे और उस गुणों के आधार पर दूसरे प्रदेशों से क्या करते थे, हम अंतर या तुलना करते थे। तो आधार पर अन्य प्रदेशों से हम क्या करते थे, तुलना करते थे और भिन्नता ढूंढते थे। तो ये है अपनी अभी 3 मानव मूल के विकास की क्रमिक अवस्थाएं। बाकी जो 3 हैं वो हम अब नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तब तक अगर आपको किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों हफ्ता हमने 3 उपागम पढ़े, अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के अध्ययन का चौथा उपागम। चौथा जो उपागम है वो है क्षेत्रीय संगठन। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत में, 50 से 60 के बीच में मानव भूगोल अध्ययन या वर्णन करने की जो पद्धति है या अध्ययन करने की जो पद्धति है उसमें परिवर्तन आया और अब क्षेत्रीय संगठन नाम से जो भूलवेता थे उन्होंने ये उपागम दिए। क्षेत्रीय संगठन जो उपागम था इसमें क्या हुआ, इसमें भूगोलवेताओं ने मात्रात्मक क्रांति को जोड़ दिया। मतलब मात्रात्मक क्रांति का मतलब सभी
मानवीय एवं मौसमी घटनाएं या मानचित्र इत्यादि सभी का वर्णन कंप्यूटर या सांख्यिकी विधियों द्वारा किया जाने लगा। मतलब ये जो युग था 1950 से लेकर 1960 पे इस तरह कंप्यूटर आ चुका था, तो सभी घटनाओं को कंप्यूटर की सहायता से या सांख्यिकी विधियां जैसे कि मध्य, माध्यिका, है ना, बहुलक इत्यादियों के द्वारा उनकी व्याख्या की जाने लगी। तो ये कह रहा है कि कंप्यूटर पर सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। मानवीय घटनाएं, मानवीय जो भी घटनाएं हो रही है और मानचित्र को समझने के लिए भौतिकी के नियमों का प्रयोग किया जाने लगा। एक चीज याद रखना, इसके अंदर कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि इसमें मानव का कहीं भी महत्व नहीं है। सारा महत्व किसका है? मशीनों का और सांख्यिकी विधियों का। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मात्रात्मक क्रांति भी कहते हैं। तो इस क्षेत्रीय संगठन तालुक विधि में जो भी मानव का अध्ययन या वर्णन किया गया, जिसकी भी मानव घटनाओं का जो समझने का जो प्रयास किया गया, उसमें सांख्यिकी और कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पांचवा जो उपागम है 1970 के दशक में आया। और इस टाइम क्या हुआ, जब लोग मानवीय घटनाओं को मशीनों के द्वारा या सांख्यिकी विधियों या कंप्यूटर के द्वारा समझने लगे, तो जो भूगोलवेता थे उन्हें असंतुष्टि लगी। बोले कि हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल का मुख्य केंद्र मानव है, लेकिन इस उपागम विधि में मानव तो है ही नहीं, इसमें तो सब कुछ मानवीयता है, मतलब कंप्यूटर है या मशीनें हैं, इसमें मानव की जो फीलिंग्स है, मानव की जो अनुभव है वो कहाँ है। इसलिए मात्रात्मक क्रांति से क्या हुई? असंतुष्टि पैदा हुई। और क्यों? क्योंकि ये क्या था, एक तरह से मानव भूगोल नहीं था, ये अमानवीय भूगोल था। इसमें मात्रात्मक क्रांति में मानव तो गौण हो गया और मानवीय घटनाओं को भौतिकी के नियमों से समझ आने लगा। इस असंतुष्टि के कारण तीन नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई: मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा। ये तीनों विचारधाराएं क्या है? मानव समाज के कल्याण के लिए उदय हुआ इनका, और ये मानव कल्याण संबंधित ये तीनों ही विचारधाराएं हैं, जिसका बारे में हम आगे विस्तृत में वर्णन करेंगे। तो मैंने बताया कि मात्रात्मक क्रांति की असंतुष्टि से भूगोलवेताओं ने एक नई विचारधारा प्रस्तुत की, जिसमें मानव बहुत महत्वपूर्ण था, मानव का कल्याण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। इन विचारधाराओं के नाम परीक्षा में पूछा गया है: मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा। इससे पहले भी हम तीन विचारधाराएं पढ़ चुके हैं: पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, और जो हमारी तीसरी है वो है नव निश्चयवाद। तीन और हैं, मानवतावादी और आमूलवादी और व्यवहारवादी। तो कुल मिलाकर इस पाठ में 6 विचारधाराएं हैं, जिनके बारे में हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, कि परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न इनमें से आएगा ही आएगा। फिर अब बात करते हैं, जब ये तीन विचारधाराएं नई आई, उसके बाद मानव भूगोल सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या हुआ? काफी मजबूत बना और काफी प्रभावी बना। अब बात करते हैं उसके बाद जब 1970 लास्ट, अब जब 1990 का दशक आया, तब क्या हो गया? हम थोड़े से आधुनिक हो गए और भूगोल में क्या आ गया था? उत्तर आधुनिकतावाद। उत्पादन की विधि क्या थी? भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। और ये क्या है? अब सुनिए, बृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने के लिए वैश्विक सिद्धांतों को स्थानीय संदर्भ में समझें। इस लाइन का मतलब हम समझेंगे कि बृहत सामान्यीकरण और मानवीय दशाओं, मतलब पूरे विश्व से मानव की दशाओं को समझने के लिए स्टार्टिंग में कि हमें पूरे विश्व का अध्ययन करना है, या पूरे विश्व में मानव अध्ययन करना है, या पूरे विश्व में मानव विकास करना है, तो हम क्या करते थे? हम ऐसा करते थे। तो वो जो हम कह रहे हैं कि ऐसा मानव के लिए ऐसा कर दो, तो वो नियम पूरे विश्व के मानवों के लिए लागू हो जाता, उसको बोलते थे वैश्विक सिद्धांत। जैसे कि हम एक उदाहरण से समझते हैं, उससे हमें बहुत समझ में आया कि हमें ये कहा गया कि मानव के विकास के लिए क्या करना है। 3 जगह दी गई, जैसे कि मरुस्थल, पहाड़ी और बाढ़ग्रस्त। ये तीनों अलग अलग जगह। जैसे हम भारत की बात करें तो मरुस्थल है राजस्थान, पहाड़ी इलाका है अपना उत्तराखंड, और बाढ़ग्रस्त इलाके जैसे कि बिहार है। ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर मानव के विकास के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या कहा गया? मानव के किसी ने बोला कि वहां पर सड़क बना दो,
सड़क बना दो मतलब सड़क होगी तो तीनों में क्या होगा, सड़कें होगी तो परिवहन होगा, परिवहन होगा तो गाड़ियां आई जाएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग लगेंगे, ये सब चीजें। ये क्या हो गया, सामान्य। हमने एक सामान्य रूप से एक उपाय बता दिया तीनों के लिए, हमें पता ही नहीं कि कंडीशन क्या है, बस हमने कह दिया हाँ ऐसा कर दो, सड़क बना दो, सड़क होगा तो डेवलपमेंट अपना हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें हमने क्या स्थानीय संदर्भ में इस सिद्धांत को समझा, तो हमने भी सामान्यीकरण किया। क्यों? क्योंकि हमने क्या कह दिया, ये वैश्विक सिद्धांत है, वैश्विक मतलब पूरे विश्व में ये सिद्धांत लागू होता है कि जहां पर सड़कें होंगी वहां विकास तेजी से होगा, तो ये वैश्विक सिद्धांत हो गया। अब ये सभी जगह लागू हो गया, लेकिन हमने क्या लोकल इस कंटेक्स्ट को समझा कि क्या वास्तव में सड़क बनाना तीनों स्थानों के लिए समान रूप से विकास का वो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा? नहीं ना। इसलिए इसमें कहा गया है कि जो मानवीय दशा या सामान्यीकरण को बताने वाले जो वैश्विक सिद्धांत है उसको लागू करने की बजाय उनको स्थानीय संदर्भ में देखा जाए कि वास्तव में ये वैश्विक सिद्धांत हर जगह लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हैं तो वहां पर परिवर्तन भी किया जाए। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण से बता रहा था कि हमें 3 स्थान दिए गए और कहा गया कि यहाँ पर मानव का विकास करना है, तो क्या करें? तो किसी ने कहा कि मैं सड़क बना दूं, क्योंकि ये वैश्विक सिद्धांत पूरे विश्व में लागू होता है कि सड़कें जहाँ होती है वहां पर विकास होता है। लेकिन मरुस्थलीय इलाकों में सड़क बना के हम क्या करें? बड़ी बड़ी सड़कें बनाने क्या वहां पर कुछ हासिल होगा? नहीं। वहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? खाने की, पानी की। तो वहां सबसे बड़ी व्यवस्था पानी की व्यवस्था करना है। जैसे कि हम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है और बीकानेर है, जैसलमेर है, यहाँ तक पानी पहुंचा और वहां पर खेती के लिए भी, सिंचाई के लिए जो पानी उपलब्ध किया गया, तो वहां पर काफी विकास हुआ। तो ये विकास के वहां पर क्या है, लोकल स्तर पर स्थानीय संदर्भ में क्या थे, सिद्धांत थे। पहाड़ी इलाकों में हाँ वहां पर सड़क मार्ग की जरूरत है, क्योंकि वहां पर रास्ते नहीं जाने के, तो वहां विकास के लिए क्या है, सड़क मार्ग जरूरी है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में सड़क बनाने की क्या जरूरत है? जब बाढ़ग्रस्त इलाकों में सड़क बना दी, फिर बाढ़ आ गई, फिर सड़क टूट गई, फिर बाढ़ आ गई, फिर सड़क टूट गई, फिर आपने बना दी, फिर टूट गई। तो उससे बढ़िया है, सबसे पहले वहां पर जरूरत किस चीज की है, बड़े बड़े बांधों की, और उन बांधों से निकलने वाली नहरों की। तो बांध बनेंगे तो बाढ़ नहीं आएगी, लोगों को पीने का पानी मिलेगा, और जब वहां से नहरें निकलेगी तो लोगों को खेती के लिए पानी भी मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इससे क्या होगा, इन इलाकों में क्या होगा, विकास होगा। उसके बाद आप सड़कें बनाएंगे, सड़कें भी नहीं टूटेंगी। तो ये जो हमने वैश्विक सिद्धांत लगाया, ये सब जगह लागू नहीं होता है, हमें इसे स्थानीय संदर्भ में भी समझना चाहिए। यही कह रहा है कि जो मानवीय दिशाओं को समझने के लिए जो वैश्विक सिद्धांत है उनको स्थानीय संदर्भ में समझना चाहिए, और यदि उसमें कोई जरूरत है अद्यतन की तो वहां पर उसको सही करेक्ट भी करना चाहिए। तो ये है अपना छठा भूगोल में उत्तर प्राथमिकतावाद। तो हमने 6 उत्पादन की विधियां पढ़ी। पहला थी अन्वेषण व वर्णन करना, दूसरा हमारा क्या था, प्रादेशिक विश्लेषण करना, तीसरा हमारा क्या था, क्षेत्रीय विभेदन करना, है ना। तो अन्वेषण में तो हमें जगह जाकर नए नए प्रदेशों की खोज करनी है और फिर उनका वर्णन करना था। उसके बाद आया हमारा प्रादेशिक विश्लेषण, उसमें हमें पृथ्वी को कई प्रदेशों में बांटकर प्रत्येक प्रदेश के सभी पक्षों का अध्ययन करना है, और इस तरीके से सभी पक्षों का अध्ययन करके हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर लेंगे। तीसरी जो विधि थी वो थी अपनी क्षेत्रीय विभेदन। उसमें हमें किसी प्रदेश के विशेष गुणों को ढूंढना है और उस विशेष गुणों के आधार पर दूसरे प्रदेशों से तुलना करनी है। चौथी जो विधि है क्षेत्रीय संगठन। इसमें हमने मानवीय दशाओं को या मानचित्रों को कंप्यूटर या सांख्यिकी विधियों से हमने पढ़ा जाने या समझा जाने लगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक क्रांति भी कहते हैं। पांचवें में हमने क्या कहा कि जब इस मात्रात्मक क्रांति से जब मानव था वो गौण हो गया, तो बहुत बड़ी असंतुष्टि हुई। इस अमानवीय भूगोल के कारण 3 नई विचारधारा उत्पन्न हुई, मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा। उसके बाद 1990 का जब दशक आया तो अब भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद आया, और वहां पर यह कहा गया कि मानव की दशाओं या मानव के विकास के लिए या किसी परिघटना के लिए जो हम वैश्विक सिद्धांत देते हैं वो सभी जगह लागू नहीं होते, उन्हें स्थानीय संदर्भ में समझना भी बहुत जरूरी है। तो कोशिश की है मैंने आपको समझाने की, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ये 3 नई विचारधारा, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना है, फिर हम आगे टॉपिक को
कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा। कल्याणपरक विचारधारा को हम मानवतावादी विचारधारा भी कहते हैं। इस विचारधारा के नाम से ही पता चल रहा है कि इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक कल्याण। समाज का कल्याण करना ही इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है। जिसे समाज का कल्याण कैसे हो सकता है, जैसे कि उनको शिक्षा देकर, चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं देकर, है ना, तो उनको घर देकर, तो उनको रोजगार देकर। तो इसमें मुख्य जो पक्ष शामिल किए गए सामाजिक कल्याण के लिए वो क्या थे, आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष इसमें शामिल किए गए। और मानव समाज के कल्याण की जो लोगों में भावनाएं विकसित हो, इसके लिए भूगोलवेताओं ने, जब लोग एमए जो करते हैं स्टूडेंट्स या जो पीजी से बोलते हैं, स्नातकोत्तर करते हैं, तो उस कोर्स में भी एक उस किताब या बुक या कोर्स को शामिल कर लिया गया है जिसका नाम है सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कल्याणपरक विचारधारा के आधार पर एमए या स्नातकोत्तर में किस कोर्स को शामिल किया गया है, तो उस कोर्स का नाम है सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल। अर्थात भूगोल के द्वारा किस प्रकार से सामाजिक कल्याण किया जा सकता है। तो ये जो विचारधारा कुल मिलाकर किससे संबंधित है, सामाजिक कल्याण या मानव कल्याण से संबंधित है। ये कब आई थी, मैं बता चुका था, जब मातात्मक क्रांति में जो अमानवीय भूगोल था जिसमें मानवता कोई स्थान नहीं था, उसके बारे में विचारधारा आई। वो कहती है, ये तीन विचारधाराएं जो कह रही थी कि हमें तो मानव समाज कल्याण के लिए काम करना चाहिए। मानव भूगोल का मतलब ही क्या है, मानव। ओके, अब आते हैं अपन आमूलवादी विचारधारा। आमूलवादी विचारधारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडिकल। दोनों ही नाम से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये विचारधारा क्या कहती है कि जो लोगों में गरीबी है, असमानता है, बंधन है, ये किसकी वजह से है, वो किसको मुख्य कारण मानती है, पूंजीवाद को। ये कहते हैं कि इस पूंजीवाद की वजह से ही हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे असमानता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये विचारधारा कहती है कि इन निर्धनता या इसको किस आधार पर दूर किया जा सकता है, मार्क्स के सिद्धांत के आधार पर दूर किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े समाजवादी थे और वो समाजवाद को मानते थे। अर्थात ये कहना चाह रहा हूं मैं कि ये विचारधारा ये कहती है कि समाजवाद के द्वारा ही जो लोगों में जो निर्धनता है या बंधन है या सामाजिक असमानता है उसको दूर किया जा सकता है। तो ये जो विचारधारा है इसकी जो व्याख्या है वो किस सिद्धांत के आधार पर की गई, मार्क्स के सिद्धांत के आधार पर की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया, आमूलवादी विचारधारा। सामाजिक समस्याओं का मुख्य कारण किसको माना है, पूंजीवाद को, और समस्या का निराकरण किसके द्वारा कर सकते हैं हम, समाजवाद के द्वारा कर सकते हैं। इसमें समाज को, सभी समाज के लोगों को समान अवसर मिले। तीसरा है अपना व्यवहारवादी विचारधारा कहती है कि मानव समाज जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर बटा हुआ है, अतः सभी वर्गों में कुछ नए कड़े अनुभव होंगे। अर्थात कहने का मतलब समाज है वो लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर सभी वर्गों में बटा हुआ है। बहुत ज्यादा क्या है, भेदभाव है। इसकी वजह से लोगों में क्या है, असमानता की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, सभी को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो हमें इन समस्याओं को दूर करना चाहिए ताकि लोगों में जो असमानता है वो खत्म हो। तो इस आधार पर इसी लो, ताकि हम किसी के साथ अगर भेदभाव करेंगे तो उनके कड़वे अनुभव होंगे, हमारे भी हो सकते हैं। तो ये जो कुछ कड़वे अनुभवों को भुलाने के लिए और नई तरीके से एक साथ चलने के लिए हमें इस समाज में जो बटा हुआ है इसको, ये जो धीरे धीरे इन चीजों को दूर करना चाहिए। क्योंकि अब हम आधुनिकता की तरफ है तो ये लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव करना अब है ना। तो हमें सभी वर्गों में कुछ पुराने व नए कड़वे अनुभव होंगे। हमें इन वर्गों की समस्याओं का निराकरण करना है ताकि समाज में क्या हो, अनेकता में एकता बनी रहे और सभी समाज एक साथ, एक कंधा पे कंधा मिलाकर एक साथ चल सके। तो ये है अपनी
व्यवहारवादी विचारधारा। तो 3 विचारधारा है, कल्याणपरक विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा। कल्याणपरक विचारधारा कहती है कि मानव समाज का कल्याण होना चाहिए और इसके लिए उनको चिकित्सा, शिक्षा, आवासन की सुविधाएं मिलनी चाहिए। आमूलवादी विचारधारा है वो जो गरीबी है, असमानता है, उसको पूंजीवाद का मुख्य कारण मानती है। पूंजीवाद के कारण ही ये सब कुछ है। तो वो ये कह रही है कि पूंजीवाद को हटाकर समाज में समाजवाद लागू करना चाहिए ताकि सभी लोगों को समान अवसर मिल सके और ये गरीबी असमानता है वो दूर हो सके। व्यवहारवादी विचारधारा कहती है जो मानव समाज जाति, लिंग और धर्म के आधार पर बटा हुआ है, इन समस्याओं को दूर करना चाहिए ताकि सभी समाज समान रूप से एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल सके और अनेकता में हमारी एकता बनी रहे। तो ये तीनों विचारधाराएं मैंने समझाई है आपको और आशा करता हूँ कि आपने इस जो वीडियो है, ठीक है, तो ये जो विचारधारा है आपको समझ में आई होगी और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब हम अगले वीडियो सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।